हेलो एवरीवन। पिछला जो असर्शन रीजन का वीडियो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ दिया था। मैंने बोला था कि मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ पर इम्यूनिटी का बहुत अच्छा एक सवाल दिया हुआ था, तो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में आपको रफली बता दूँ क्या है, एंड देन हम लोग उस क्वेश्चन पर मूव करेंगे। और वहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में भी क्वेश्चन था इम्यूनिटी से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करना चाहती थी। So now without any delay we will directly start with the video। सबसे पहले हम लोग इम्यूनिटी के बारे में समझ लेंगे रफली इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी क्या होता है? एबिलिटी टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। कोई भी ऐसा चीज़ है जो हमारे बॉडी से इंटरेक्ट करेगा, हम उसके एक्सपोजर में आएंगे, वो अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा और वो हमें डिजीज कॉज करा सकता है, तो उस ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की जो हमारी एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। जो फॉरेन एजेंट है, जो फॉरेन एजेंट वो क्या क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, पॉलिन, इनफैक्ट पॉलिन ग्रेन्स भी हमारे अंदर आते हैं, तो उससे किसी किसी को, बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है। पॉलिन ग्रेन्स हो गए, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल भी एंटर करता है, उस डस्ट पार्टिकल में भी बहुत सारे माइक्रोब्स चिपके हुए हो सकते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर आए तो कोई ना कोई डिजीज़ को कॉज कर सकता है। तो इस तरह के जो पैथोजेंस होते हैं, बेसिकली इनको एंटीजन भी बोलते हैं, उनसे जो फाइट करने की एबिलिटी है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इसी इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारा बॉडी जो है अलग अलग लेवल्स पर इन ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का अलग अलग इसने एक लेवल सेट कर रखा है हमारा बॉडी ने। मतलब हमारा बॉडी ट्राई करता है कि फर्स्ट लेवल से वो क्रॉस न कर पाए, अगर फर्स्ट लेवल क्रॉस कर दे तो सेकेंड लेवल क्रॉस न कर पाए। तो इस तरह से लेवल वाइज हमारा बॉडी जो है इम्यूनिटी को डिवाइड करके रखा हुआ है। इनेट इम्यूनिटी जो होती है ना, यहाँ पे हमारे पहले दो फर्स्ट लेवल ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस जो होते हैं वो आते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो इनेट इम्यूनिटी के अंदर ही आता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहला आ जाता है कि अगर कोई भी पैथोजन है वो एंटर किया तो सबसे पहले उसका सामना होगा स्किन से। स्किन जो है वो एक बैरियर की तरह उसको काम करेगा कि अंदर वो बॉडी के अंदर न जा पाए। तो पहला है फिजिकल बैरियर, जहाँ पर स्किन आ जाएगा और म्यूकस की मेम्ब्रेन भी आ जाएगी। अगर एंटर कर दिया, मान लो नोज के अंदर एंटर किया है, तो नोज के अंदर म्यूकस की मेम्ब्रेन है, वो उसको प्रिवेंट करेगी कि वो हमारे को इन्फेक्शन ना कर पाए, क्योंकि उस म्यूकस की मेम्ब्रेन में वो फंस जाएगा, इमोबलाइज हो जाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। दूसरा बैरियर होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ही, वो होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। अगर वो बॉडी के अंदर आ गया है, बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें हैं कि वो उसको किल कर सकता है, उस फॉरेन एजेंट को। जैसे HCl हो गया, अगर हमारे स्टमक के अंदर एंटर कर दिया तो HCl उसको किल कर देगा। मुंह के अंदर आ गया है तो सलाइवा भी उसको किल कर सकता है। और अगर आंखों में आ गया है तो आंखों से जो टीयर्स निकल रहे होते हैं उसमें भी लाइजोजाइम्स होते हैं, वो भी उसको किल कर सकता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बेसिकली फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल आएगा। एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है, इसमें भी बहुत सारी की चीज़ें आती हैं, जैसे सेलुलर बैरियर आ गया, मतलब सेल्स के लेवल पर भी हम लोग इनको किल कर सकते हैं। मेजरली हम लोग बॉडी फ्लूइड्स में क्या पढ़ते हैं, जो WBCs होती हैं, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन पैथोजन से फाइट करने के लिए। क्योंकि ये जो WBCs होते हैं ये फैगोसाइटोसिस भी शो करते हैं। इसमें बहुत सारे जो लिम्फोसाइट्स हैं स्पेशली, दे प्ले अ मेजर रोल। तो सेलुलर लेवल पर ल्यूकोसाइट्स हो गए, WBCs, PMNL न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, मोनोसाइट्स हो गए, माक्रोफाजेस जो होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं, ये सारी के अंदर भी वो प्रॉपर्टी होती है कि इन पैथोजेंस को किल कर सके, खा सके, उसे मार सके और टुकड़ों में तोड़ सके। तो ये सेलुलर आ गया, सेलुलर में। और अगर किसी पैथोजन ने हमको रिएक्ट किया तो हमारी बॉडी क्या होती है, फीवर हो जाता है हमको, मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, माइक्रोब जो होते हैं उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, लेकिन अगर टेम्परेचर हमारा बॉडी का बढ़ गया है तो वो माइक्रोब जो है वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा और वो हमको डिजीज नहीं कॉज कर पाएगा। और भी तरीके होते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और एक लास्ट होता है इसमें साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइंस में क्या होता है, हमारा जो कोई अगर सेल है, अगर वो वायरस से इन्फेक्ट हुआ है तो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल होता है वो एक प्रोटीन रिलीज करता है, उस प्रोटीन को इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। अब ये इंटरफेरॉन्स के निकलने की वजह से ये हुआ कि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल थे, बगल के कुछ जो सेल्स हैं जो इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं अभी, इन इंटरफेरॉन्स के निकलने की वजह से वो सतर्क हो जाएंगे और वो उस वायरस से अपने आप को वो लोग बचा पाएंगे। तो ये इस तरह के इनेट इम्यूनिटी था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब जो मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारा जो है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि इम्यूनिटी का सेकेंड टाइप है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मेजरली दो पार्ट्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब कि अगर हम कोई पैथोजन है हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया है तो उसके एंट्री की वजह से हमारा बॉडी जो है वो खुद व खुद अगर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने लगे तो वो एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा। और अगर उस पैथोजन से हमारा इंटरेक्शन हुआ है लेकिन हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा, हमें बना बनाया एंटीबॉडीज़ जो है वो बॉडी के अंदर देना पड़ेगा, तो वो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएगा। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा बॉडी जो है वो खुद एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा। अब हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करे उसके दो तरीके हो सकते हैं, नेचुरल तरीके से वो प्रोड्यूस करने लगे या फिर आर्टिफिशियल तरीके से हमारा जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करे। नेचुरल तरीके से करने का क्या मतलब है, अगर कोई भी पैथोजन से हमारा एक्सपोजर होता है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी पैथोजन है, उसके एक्सपोजर में अगर हम आते हैं तो हमारे बॉडी को पता है कि भाई मैं एक्सपोजर में आ गया हूँ, हो सके तो मेरे को डिजीज़ हो जाए, तो हमारा बॉडी जो है उससे अगर रिएक्ट कर लेता है, उसके एक्सपोजर में आता है तो खुद व खुद एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने लगता है। तो ये एक नेचुरल तरीका है। और इसका आर्टिफिशियल तरीका क्या है? आर्टिफिशियल तरीका है कि हम लोग वैक्सीन दे दें। वैक्सीन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि डेड माइक्रोब या फिर वीकेंड पैथोजन को इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब उसको देख करके जो हमारा बॉडी होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है कि एंटीबॉडी का वो प्रोडक्शन करे। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका था कि हमने अपने बॉडी को स्टिमुलेट किया वाया गिविंग वैक्सीन कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने लगे। पैसिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। मतलब नेचुरल तरीके से हम लोग बाहर से एंटीबॉडीज़ को अपने बॉडी के अंदर ले लें या फिर आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग बाहर से एंटीबॉडीज़ को अपने बॉडी के अंदर ले लें। तो बाहर से अगर हम लोग नेचुरल तरीके से कैसे ले सकते हैं, मैटरनल एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ से PYQs भी आया हुआ है नीट में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, जब बेबी यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज़ मिलती हैं फीटस को, विच इज़ IgG एंटीबॉडी। तो ये क्या है, बाहर से एंटीबॉडी मिली है लेकिन ये एक नेचुरल तरीका है, प्लेसेंटा के थ्रू आया है। वैसे कोलेस्ट्रम के थ्रू, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, वो जब ब्रेस्ट फीडिंग करती है बेबी को तो वहाँ से भी जो एंटीबॉडीज़ पास होती हैं बेबी को, IgA एंटीबॉडी। तो ये क्या हुआ, यहाँ भी जो है बाहर से एंटीबॉडीज़ आई हैं बॉडी के अंदर लेकिन नेचुरल तरीके से प्लेसेंटा के थ्रू, कोलेस्ट्रम के थ्रू। और इसका और जो दूसरा टाइप है इसका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बना बनाया एंटीबॉडीज़ बॉडी में देंगे इंजेक्शन के थ्रू। अगर किसी को डॉग ने काट दिया तो वहाँ पे टेटनस की सुई लगाई जाती है, वहाँ पे बना बनाया एंटीबॉडीज़ हम लोग बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो वो एक आर्टिफिशियल तरीका हो गया। जैसे किसी को सांप ने काट दिया तो वहाँ पे एंटी वेनम की सुई लगाई जाती है, तो वहाँ भी बना बनाया हमने एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस किया, तो वो आर्टिफिशियल तरीके से हो गया एंड बना बनाया बाहर से आया है, इसीलिए वो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आ जाएगा। तो दिस वॉज ओवरऑल अबाउट इम्यूनिटी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 जो था इसका, उसका असर्शन दिया दैट आर्टिफिशियली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी रिजल्ट्स व्हेन एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द होस्ट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट। तो जो असर्शन बिल्कुल सही, अभी हमने डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या आएगा कि हम लोग बना बनाया एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट के अंदर। बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन दिया है दैट अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट गिवन टू अ पेशेंट विथ जेनेटिक इम्यूनोडिफिशियंसी इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले आप समझो कि जेनेटिक इम्यूनोडिफिशियंसी होती क्या है। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर बचपन से ही जीन के अंदर डिफेक्ट हुआ है और उस जीन के डिफेक्ट की वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो अगर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग जेनेटिक इम्यूनो डिफिशियंसी बोलेंगे। इसका बहुत अच्छा एंड फेमस एग्जांपल है ADA डिफिशियंसी। जो ADA जो था, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, ADA जो सबसे पहले 4 ईयर गर्ल चाइल्ड के अंदर देखने को मिला था, वहाँ पर क्या हुआ था, ADA जो था, ADA एडिनोसिन डीएमिनेज, ये एक इंजाइम है और ये जो एंजाइम है ना वो लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लिम्फोसाइट्स बनेंगे तभी हमारे जो लिम्फोसाइट्स मेजरली B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स, तो जब ये लिम्फोसाइट्स बनेंगे तभी जो है हमारी एंटीबॉडीज़ बनेंगी और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो किसी फॉरेन एजेंट से फाइट कर सकता है। तो लिम्फोसाइट्स बहुत ज़रूरी हैं और उसके लिए ज़रूरी क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज वाला एंजाइम। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जीन है जो एंजाइम इस एंजाइम को बनाएगा, उस ADA के जीन में ही डिफेक्ट आ जाता है बचपन से ही। जीन में ही डिफेक्ट है
तो एंजाइम नहीं बन पाएगा, एंजाइम नहीं बन पाएगा तो वो एंजाइम फिर लिम्फोसाइट्स को नहीं बना पाएगा, लिम्फोसाइट्स ही नहीं रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी ठप पड़ जाएगा। तो ये एक फेमस एग्जाम्पल था एडीए डिफिशियंसी का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बोन मैरो था, जिस बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स ने ये सारी ब्लड सेल्स को बनाया था, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, WBCs में आने वाले बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बहुत सारे सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बनाने में मदद करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर किसी के अंदर जेनेटिक इम्यूनो डिफिशियंसी हुई है तो उस इंसान को हम लोग एक हेल्दी बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करा देते हैं। किसी दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उस हेल्दी पर्सन का बोन मैरो को ले करके हम लोग इस अनहेल्दी जो पेशेंट है हमारा उसके अंदर ट्रांसप्लांट करा देते हैं। ट्रांसप्लांट कराने से क्या होगा कि हेल्दी पर्सन में से जो नए नए बोन मैरो के सेल्स होंगे, स्टेम सेल्स जो होंगे, वो पेशेंट के अंदर आ जाएंगे और फिर नए तरीके से प्रॉपर वे में हमारे सारे ब्लड के सेल्स बनेंगे। इसलिए हम लोग बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करते हैं किसी हेल्दी पर्सन से। अब ये एक्चुअली में कौन से इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी का। क्यों? क्योंकि हमने पहले तो सबसे पहले आर्टिफिशियल तरीके से बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कराया है, किसी दूसरे इंडिविजुअल से हमने बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कराया है इस अनहेल्दी इस पेशेंट के अंदर, तो ये आर्टिफिशियल हो जाएगा। एंड साथ में ये एक्टिव क्यों है, हमने वहाँ से उसके एंटीबॉडीज को लेकर के नहीं इंजेक्ट कराया है, हमने सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कराया है जिसके अंदर स्टेम सेल्स हैं। और जब ये पेशेंट के अंदर आएगा तो पेशेंट का बॉडी खुद स्टेम सेल्स का डिफ्रेंशिएशन कराएगा और सेल्स को बनाएगा। तो बन तो सारी चीज़ें जो हैं वो पेशेंट के अंदर रही हैं, लेकिन बस हमने बाहर से बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कराया है, इसलिए आर्टिफिशियल के अंदर आ जाएगा। इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होती है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की इसको समझाने के लिए। तो असर्शन जो है वो भी सही है एंड रीज़न जो है सही है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, रिलेट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सो हियर वी विल एंड दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको पूरा पार्ट देखना है तो मैं सारे जो लिंक्स है इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से और भी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।